अगर ये बात में, अगर ये वाली बात में डीएनए वर्सेस आरएनए करूं तो आपको ये बता रखी है पहले भी कि भैया डीएनए के पास क्या होता है, डीएनए के पास होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, कौन सी शुगर होती है बताओ जरा? डीऑक्सीराइबोस शुगर। और डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है किससे, अरे बोलो? राइबोस शुगर। राइबोस शुगर रिएक्टिव होती है क्योंकि इसके पास एक OH ज्यादा होता है। अरे हाँ या ना? ठीक है, हाँ जी पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि डीएनए के पास क्या है, डीएनए के पास है थाइमीन। क्या है डीएनए के पास? थाइमीन है। जबकि आरएनए के पास क्या है? यूरासिल। और थाइमीन क्या है, जहाँ थाइमीन ज्यादा स्टेबल है किससे? यूरासिल से। तो अगर हम कंपेयर करेंगे डीएनए और आरएनए के लिए ज्यादा स्टेबल कौन आएगा? डीएनए इज फार मोर स्टेबल देन आरएनए and RNA is far more stable than the protein. ठीक है, when we talk in terms of temperature. अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, चलो पहले ये 2 पॉइंट नोट करो, कम से कम फटाफट नोट करो। हाँ भाई, किसका है टर्म 1? किसका है? कल परसों तक समझ लो जब भी है। सर मेरा 21 को है। आपका तो हो गया। ठीक है, आपका एग्जाम होएगा, इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे आपके, ठीक है ना? इसके एग्जाम के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है? हाँ, पर जो नए एग्जाम नेक्स्ट मंथ जो आपका एग्जाम होगा वो फाइनल एग्जाम होगा आपका। सर जो नवंबर में होगा? हाँ, जो नवंबर में, उसके मार्क्स काउंट होंगे। सर अक्टूबर में प्री टर्म का कुछ दिया है। ये प्री बोर्ड थोड़ी हुआ है आपके, ये तो आपको हाफ ईयरली के फॉर्म से ले लिया होगा या प्रैक्टिस पेपर ले लेंगे आपका। ये क्या कह रहे हैं? नहीं सब प्री बोर्ड सर पता नहीं सर। पता नहीं सर प्री बोर्ड भैया स्कूल लेवल पे प्री बोर्ड होंगे, स्कूल लेवल पे प्री बोर्ड होंगे, उसके बाद फिर बोर्ड होंगे नवंबर में। हाँ, बोर्ड होगा नवंबर में। हाँ जी सर भैया, टर्म 1 बोर्ड जो है वो। अरे हाँ, मतलब वही उसको मैं प्री बोर्ड कह रहा हूँ ना, मतलब जो नवंबर वाला जो आपका है, मतलब प्री बोर्ड आपका बोर्ड के बराबर ही होगा, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि वो आपका अभी ये वाला नहीं है जो अभी हो रहा है आपका, ये तो आपका प्रैक्टिस पेपर है जिनके हो रहे हैं ना, ये तो घर आओ मत ज्यादा, ठीक है? अगर पढ़ के जाना, मैं बिना पढ़े चले पेपर देने के लिए, ये मत करना। मार पड़ी सबसे पहले मैं मारूंगा, ठीक है? हाँ भाई, क्या लिखा? क्या लिखा पहला पॉइंट? इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन रेप्लिका। हाँ, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि किसी भी चीज को आप जेनेटिक मटेरियल बनाना चाहते हो, तो आप क्या चाहते हो कि वो हमेशा स्टेबल रहे, मतलब हमेशा जैसा रहे, या स्टेबल हो पर बहुत धीरे धीरे स्लोली म्यूटेट भी करे? स्लोली म्यूटेट भी करे। हाँ, क्योंकि अगर वो स्लोली म्यूटेट करेगा भाई, जितना ज्यादा वो स्लोली म्यूटेट कर रहा होगा उतना ज्यादा क्या होगा बोलो? जितना स्लोली म्यूटेट करेगा उतना ज्यादा मतलब उतनी वेरिएशंस आएंगी, उतनी स्टेबल वेरिएशंस आएंगी। क्या आएंगी? उतनी स्टेबल वेरिएशन। आपको पता होगा कि जो वेरिएशंस होती हैं बहुत जरूरी होती है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन। आया ना? ठीक है, तो लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो। इट शुड प्रोवाइड scope for slow changes ब्रैकेट में लिख लेना भाई म्यूटेशन, ब्रैकेट में लिख लेना म्यूटेशन, ब्रैकेट क्लोज, that are required for evolution,
that are required for evolution. That are required for evolution. लिख लिया जी? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यार ये किसी बच्चे ने मुझे 5 बजे मिस कॉल कर रखी है। 1 मिनट, कौन है ये? हाय लिख के भेज रहा है। अरे यार 1 मिनट भैया, 1 मिनट रुक जाओ, इस बच्चे को लगता है लिंक नहीं मिला आज का। वेट अ मिनट, मैं लिंक भेज दूँ जरा, अदरवाइज ही विल मिस समथिंग। फिर मुझे कहेगा सर मैंने 5 बजे कॉल किया था आपको। हाँ ठीक है, लिख लिया? It should provide scope for slow changes that will become mutation that are required for evolution. लिख लिया? That are required for evolution. हाँ जी मैम। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर डी आते हैं, डी पर आते हैं। क्या प्रोटीन क्यों नहीं हो सकता जेनेटिक मटेरियल, या आरएनए क्यों नहीं हो सकता? बेसिकली आरएनए तो हो सकता है, लेकिन होता भी है। किस किस में होता है आरएनए? वायरस में होता है ना? अरे बोलो हाँ या ना? अरे एचआईवी में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एचआईवी में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है रणदीप? आरएनए। क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है, टेस्ट की तैयारी चल रही है ना? मैं टेस्ट लेने वाला हूँ आप लोगों का। सर अभी स्टार्ट हुई है क्लास? क्या? सर अभी स्टार्ट हुई ना क्लास? हाँ बस अभी हुई है 10 मिनट पहले। ओके सर। नहीं आपको क्या लगा क्लास कब से चल रही है? परसों से, मंडे से? सर 8 बजे से मुझे लगा। अच्छा आज ही क्लास के लिए कुछ भी हुआ? यस तो सर। कभी लिंक नहीं मिल रहा है क्या आपको? हाँ सर लिंक नहीं मिलता आपको? चलो छोड़ो, आ जाओ। सर मेरा ऐप नहीं चल रहा है ना। तो बेटा इंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो यार उसको। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है पॉइंट नंबर डी कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ in the form of yeah, it should be expressed itself as it should be able to express itself as a Mendelian character। वो अपने आप कैसे शो कर पाए भाई? एक मेंडेलियन कैरेक्टर के रूप में वो अपने आप को शो करना जानना चाहिए। समझ आ रही है? अरे हाँ या ना? हाँ जी सर। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है, देख लें। सर एक बार शुरू से थोड़ा सा बता दीजिए शुरू का। हाँ बेटा बता देंगे, अभी पहले लिख तो लो ये। तो आप उनको मैसेज नहीं करती हो क्या जब आपको लिंक नहीं मिलता? तो अपने किसी दोस्त का नंबर रखो यार अनश। सर मैंने आपको मैसेज करा था सर, और मेरा कोई दोस्त नहीं है। कोई दोस्त नहीं है? सर ट्यूशन में नहीं है। दैट इज फॉर डिप्रेसिंग। क्यों आप लोगों से दोस्ती नहीं करते? लोग आपसे नहीं करते? सर कभी मिला ही नहीं मैंने। कोई मिला नहीं? लड़की थोड़ी ढूंढनी है यहाँ पे, दोस्त बनाना है भाई, किसी को बना लो, जरूरी थोड़ी लड़की चाहिए। नहीं सर कोई भी नहीं मिला मुझे ट्यूशन में। सो सैड। बड़े भाई आगे आए ना? तो भाई 4 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए किसके? रणदीप बताओ भाई, चारों कैरेक्टरिस्टिक बताओ। पहला क्या है? भैया वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। सुन लो भाई, सुन लो अनश, देखो किसी भी चीज को अगर एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल होना है, बनना जेनेटिक मटेरियल, अच्छा जेनेटिक मटेरियल बनना है, तो उसके पास 4 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। कितने होने चाहिए अनश? 4। पहला सर कम म्यूटेशन दिखाना चाहिए। नहीं आप बोलो रणदीप। पहला कैरेक्टर अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। पहली बात रेप्लिकेट कर सके, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का काम ही होता है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रैवल करता है, और एक जनरेशन से दूसरी में ट्रैवल करेगा तो कॉपी जाएगी ना उसकी, या खुद। अगर मेरी बॉडी का सारा जेनेटिक मटेरियल मेरे बच्चों में चला जाएगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा, है ना? तो अगर मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल देना चाहता हूँ तो कैसे दूंगा? मेरे बॉडी अपनी जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाएंगे, वो कॉपी दूसरे सेल के अंदर डाल के भेज जाएगी। ठीक है ना? कौन सेल जाएंगे वो जेनेटिक मटेरियल को लेके? गैमीट्स मेल्स में स्पर्म जाते हैं और फीमेल्स में एग जाता है। अरे यार बोलो हाँ या ना?
यस यस सर। सर। ठीक है, आगे बताओ। सर केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली डीएनए और स्ट्रक्चरली जो होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी रख के गए थे तो कुछ और था, रख के वापस घूम कर आए चाय बना के कुछ और हो गया। समझ रहे मेरी बात को? मतलब एक जीन था उसमें, Yes, वो sir. जीन अभी तो बता रहा था क्या, कलर ऑफ आई, ठीक है ना, रख के गए थे ब्लू कलर वो बता रहा था, थोड़ी देर में आए हैं कलर कर दिया उसने आंखों का, ब्राउन कलर कर दिया, तो क्या होगा भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, केमिकली स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो भैया कौन स्टेबल होता है? डीएनए स्टेबल होता है, आरएनए स्टेबल होता है? सर DNA आरएनए के पास वो DNA एक फ्री ओएच होता है, आरएनए के पास फ्री ओएच होता है, इसलिए वो अनस्टेबल होता है, डीएनए के पास नहीं होता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ रेड्डी आप कुछ कह रहे थे? सर मैं थर्ड पॉइंट पढ़ रही थी। नहीं अभी सेकंड ही पढ़ो ना, सेकंड में कौन स्टेबल है बताओ जरा अनुष को। डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए से, क्योंकि डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। दो कारण है ना। पहला कारण क्योंकि डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जो कि राइबोज शुगर से ज्यादा स्टेबल होती है। गुड। दूसरा कारण और सर थाइमीन होता है सर थायमीन। उसके पास, जो यूरेसिल से ज्यादा स्टेबल होता है। वेरी गुड। रणदीप की आवाज कैसे बदल गई इतनी जल्दी? सर भैया ये मैंने मैंने बोला नहीं हर्षनीत बोला। ने। ओहो अच्छा, हर्ष नहीं था ये, मैं कह रहा हूँ एकदम से। भैया वो मैंने नहीं बोला था। हाँ बेटा समझ गया, मैं समझ गया बेटा, समझ गया। ठीक है चलो, तीसरा पॉइंट पढ़ो भाई। कौन पढ़ रहा है? लवन्या, लवन्या है क्लास में? सर मेरा थर्ड पॉइंट मिस हो गया, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी मेरे को। मेरी आवाज नहीं आ रही थी? चलो भैया नोट कर लेना। रणदीप भैया आप ही पढ़ दो। भैया वो अपने आप को स्लोली म्यूटेशन, मतलब उसमें म्यूटेशन है जो स्लोली होनी चाहिए, वो इवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। मतलब वो म्यूटेशन शो करने चाहिए स्लोली स्लोली। स्लोली स्लोली ये मत लिखना के बारे में, वो मेडिटेशन शो करना चाहिए स्लोली नहीं स्लोली। भैया। अबे भाई ऐसे मत बोलो यार, क्या लिखना है आप बोल रखोगे? इट शुड एबल टू अंडरगो स्लो चेंजेस ब्रैकेट में म्यूटेशन, ठीक है, हाँ, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन। इवोल्यूशन। ठीक है भाई, धीरे धीरे क्या करें अनश, वो बदलाव करें अपने अंदर, चेंज म्यूटेट करें, करते रहे। वेरिएशन आया, एंड वेरिएशन आर द की फैक्टर फॉर द म्यूटेशन फॉर द इवोल्यूशन। सही है? हाँ हाँ जी सर। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट बताओ इधर सर बढ़ा एक बात पूछनी है। हाँ। सर आपने एक बार रिपीटेटिव डीएनए में पढ़ाया था और आउटर रीजन और सेंट्रल डीएनए और उस वाली चीजें नहीं, उस वाली चीजें मत जाओ, उस वाली चीजें मत जाओ, इररिलेवेंट है ओके वाली चीज। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ो, फोर्थ। It should be able to express itself as in Mendelian character. इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ एज अ मेंडेलियन कैरेक्टर। क्या मतलब है इस वाली बात का? क्या होता है मेंडेलियन कैरेक्टर? क्या होता है सर अनश? कॉमन, सर डोमिनेंट और रिसेसिव। पढ़ेगा खींच के। मेंडेलियन कैरेक्टर क्या होता है? अरे जीन को मेंडेलियन कैरेक्टर कहते हैं, फैक्टर। हाँ सर। या डोमिनेंट रिसेसिव एलील्स पे नहीं जाना। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ एज अ जीन, वो अपने आप को जीन की तरह एक्सप्रेस कर पाए। इट शुड एबल टू अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, इन टू एक्सप्रेस इटसेल्फ एज अ प्रोटीन, एज अ कैरेक्टर। सही? यस सर। हाँ जी भैया। दिक्कत तो नहीं है? खत्म हो गया टॉपिक? हाँ जी भैया। बढ़ जाए? हाँ ठीक जी है, भैया। इस चैप्टर से कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे चैप्टर नंबर 6 से। सर हाँ भाविका। जो आपने लास्ट में पढ़ाया ना चैप्टर की, जो एकदम लास्ट वाला पेज है, एक बार उसको एक्सप्लेन कर दो सर प्लीज। क्या 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 क्या? सर जो लास्ट वाला पेज है एक बार वो एक्सप्लेन कर दो। लास्ट वाला पेज नहीं, कहाँ पे कह रहे हो आप? पेज नोट्स में कह रहे हो, कॉपी में लिखवाया था वो कह रहे हो, क्या सर कह रहे हो? बुक का। क्या? सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बुक में लास्ट वाला पेज है, सर मैं लास्ट क्लास में आई थी, रिकॉर्डिंग दिखी नहीं लास्ट की, इसीलिए। रिकॉर्डिंग नहीं मिली आपको? सर आप एक बार वो अभी एक्सप्लेन कर दो ब्रीफ में। बेटा वो तो बहुत लंबा प्रोसेस था, इतनी जल्दी कैसे एक्सप्लेन हो पाएगा वो? इसमें हमने क्या पढ़ाया था आपको? मैंने स्टेप्स पढ़ाए थे या? पहले मुझे बताओ भाविका, आपने नोट्स बना लिए हैं? यस सर। सर वो जो 6 स्टेप्स थे वो मेरे को समझ आ गए हैं, बट वो जो पिक्चर है ना वो समझ नहीं आ रही। पिक्चर समझ नहीं आई? ऐसा पिक्चर खोलो आप, पिक्चर Yes. खोलो, खोलिए पिक्चर। यस सर। ठीक है, यहाँ पर बात करी गई है VNTR। आपको क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी, आपको क्लास क्यों मिस करी थी आपने? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। चलो ठीक है, पिक्चर खोलो, देखो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ वहां पर क्या? क्रिमिनल। क्या लिखा हुआ वहां पे? नजर आ रहा है? क्रिमिनल का DNA। यस सर।
ठीक है। तो हमने अगर हमने वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई सारे ह्यूमंस हैं, उनमें जो टेंडम रिपीट्स कभी ना कभी तो सेम रहे होंगे ना, ठीक है। जैसे कि मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 पर टेंडम रिपीट्स 7 होते हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4 पर 9 होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 7 पर 4 होते हैं। तो सब पे, मेरे अंदर, क्रिमिनल के अंदर, सस्पेक्ट के अंदर, सबके अंदर क्या है, सेम है। सबके अंदर क्या है, सेम है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबके अंदर बराबर तरीके से रिपीट भी करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि जब क्या होती है, जब इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन कह रहा हूँ, जब जनरेशन आगे बढ़ती है तो उनमें म्यूटेशन होती है, और म्यूटेशन होने की वजह से क्या होते हैं, जो टेंडम रिपीट्स होते हैं और नंबर क्या होता है, चेंज हो जाता है। आपकी बॉडी में अलग होगा, मेरी बॉडी में अलग होगा, किसी और की बॉडी में अलग होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज VNTR या वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। समझ आ रही है, इतनी बात तो पढ़ा रखी है आपको मैंने, ठीक है। भाविका समझ आ रही है बात, नहीं? एक बार से टैंडम रिपीट बता दीजिए। अरे पहले तो डाउट क्लियर हो जाना दो। भाविका समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है। अब क्या हो रहा है बेसिकली उसमें, देखो हमने ये करा, हमने जो साइट ऑफ क्राइम था वहां से हमने एक DNA सैंपल लिया जो हमें लग रहा है कि क्रिमिनल का है, ठीक है ना। क्रिमिनल का हमने वहां से क्या लिया, उसके DNA में से हमने क्या करा, उसकी DNA फिंगरप्रिंटिंग करी, प्रोफाइलिंग करी DNA, और उसमें हमें एक सेट पैटर्न मिला कि सर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का, और उसमें वेरिएंट अलग अलग नंबर के VNTR का। समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है। फिर हमने ये करा, हमें 2 लोगों पे शक था, लोग पर्सन 1 A और B, नजर देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है वहाँ पे A और B नोट्स में। यस सर। सर ठीक है। नोट्स नहीं है मेरे पास। तो फिर आप कहाँ देख रहे हो? अच्छा बुक में मैं देख रहे हो, बुक से ही देख रही हूँ। ठीक है। तो A और B में अगर आप देखोगे तो A और B में हमने उन्हीं सेम जगहों पर उन्हीं सेम क्रोमोसोम्स की क्या करी, प्रोफाइलिंग करी। दिख रहा है? यस सर। ठीक है। सेम एक A पर्सन की भी और B पर्सन की भी, दोनों की हमने सेम लोकेशन, DNA के सेम लोकेशन की क्या करी हमने, DNA प्रोफाइलिंग करी, ठीक है। अब DNA प्रोफाइलिंग करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें A का एक अलग पैटर्न मिला, B का हमें एक अलग पैटर्न मिला। नजर आ रहा है? यस सर। आपको नजर आ रहा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो हमें DNA मिला था कहाँ से, साइट ऑफ क्राइम से, जो लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में दे रखा है, दिख रहा है? ठीक है। यस वो सर। किससे मैच कर रहा है, वो A से मैच कर रहा है, B से मैच कर रहा है, ये C से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है वो? सर सी। अरे मतलब जो भी लिखा हुआ है वहां पर, आई डोंट नो व्हाट इज रिटन ओवर देयर, भाई मेरे पास ये बुक नहीं है। सर ए और बी का तो एक ही है और सी का थोड़ा सा अलग दिखाया हुआ है। A और B का एक ही है। यस सर। सर दोबारा जो देखो। सी वाला है वो बी से मैच कर रहा है। C वाला जो है वो B से मैच कर रहा है। दोबारा देखो भाविका। सर सी वाला वो यस सर। सैंपल है सी जो और बी हमें एक मिला साथ था है वहां और से। ए डिफरेंट है। जिसमें C और A वाला क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। दिख रहे हैं आपको? सी और बी मैच कर रहे हैं। C, ठीक है ना। तो C तो वो है जो हमने साइट ऑफ क्राइम से लिया है, ठीक है। और B कौन सा है, B उस DNA उस इंडिविजुअल का है, किसका है? जो ये है ये किसका है, ये उस इंडिविजुअल का है। समझ आई बात मेरी अब? यस सर। तो जो डिफरेंट वाला होगा वो क्रिमिनल का होगा। जो B वाला है वो क्रिमिनल का है, ठीक है। ओके सर। जो B है वो क्रिमिनल है, ठीक है। हाँ यस। अनश आप कुछ पूछ रहे थे। सर टैंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स, यस सर, ये तो समझ में आया कि आउटर डीएनए में होता है, लेकिन सर हाँ। ये समझ में नहीं आया क्या होता है। आप आखिरी 2 क्लासेस से आ रहे हो क्लास में? नहीं सर, मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाया था ना। नहीं कर पाए थे ना। यस तो सर, भैया अब आप एक काम करो, आप रिकॉर्डिंग मैं देखना, रिकॉर्डिंग देखा था सर, ठीक है। तो तब उसमें बताया समझ क्या नहीं होगा आया था। आपको, ये DNA में क्या होते हैं, बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं। जैसे कि एक सीक्वेंस मान लो आप A G G C C, ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये दोबारा रिपीट करेंगे एक बारी, A G G C C, फिर रिपीट करेगा A G G C C। तो ये बार बार रिपीट करता जा रहा है, उसको बोलते हैं ना टेंडम। टेंडम का मतलब होता है क्या, साइक्लिक। क्या मतलब होता है, साइक्लिक। और रिपीट का मतलब रिपीट होता है, हाँ या ना, ठीक है। यस सर। तो मैं कहता हूँ क्या, मैं टेंडम रिपीट, ठीक है ना। ओके सर। सर और एक और चीज सर, जो आपने बताया था कि जो क्रोमोसोम होता है उसमें 2 पार्ट होता है, एक आउटर रीजन होता है और एक सेंट्रल डीएनए मेन ये नहीं जीन बताया था सिस्टम। मैंने, नहीं ये नहीं बताया था मैंने बताया था कि अगर ये क्रोमोसोम है तो आपको जो रिपीटेड डीएनए है वो आपको उसकी बाहरी तरफ को मिलेगा, ज्यादा रिपीटेड डीएनए बाहरी तरफ को मिलेगा, और
अंदर की साइड में आपको जीन्स मिलेंगे, ये बताया था मैंने आपको। हाँ अब हाँ पूछो। सर, आपने ये बताया था सर, लेकिन एक्चुअली में आपने बोला था कि जो आउटर रीजन है वो प्रोटेक्ट करता है मेन जीन को म्यूटेट, है ना हाँ हाँ सर? तो फिर अगर उसे प्रोटेक्ट करना है तो कवरिंग बनानी पड़ेगी ना हाँ सेंट्रल जीन पे। सर हाँ कवरिंग तो नहीं बना रहे, तो खाली आउटर रीजन पे। नहीं नहीं नहीं, ये पहली बात तो ये जो क्रोमोसोम है ना, ऐसा चपटा नहीं है, ये फ्लैट नहीं है ऐसा, ठीक है ना, ये ऐसा है, गोल है ये, ठीक है, ठीक यस है, सर, यस सर। ठीक है। और जो जो रिपीटेड डीएनए है ना, वो यहाँ पर ऐसे आउटर साइड पे है, ना कि ऐसे आउटर साइड। समझ रहे हो मेरी बात को? या ओके ऐसा सर, नहीं कि ऐसे आउटर साइड पे ऐसे लगा हुआ है, नहीं, वो पूरे बाहर की तरफ को है, इसका मतलब ऐसे आउटर साइड पे है, ठीक। ठीक है सर। ये सर और एक 2D मॉडल के हिसाब से समझाया गया है, होता 3D मॉडल के हिसाब से, ठीक है। और यस पूछो सर। बताओ। सर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास अपना डीएनए होता है, तो वो खुद रेप्लिकेट करता है क्या? बिल्कुल करता है, सर मतलब अगर इसे बाहर निकाल देंगे सेल से तो भी वो रेप्लिकेट करेगा? तो भी करेगा। सर लेकिन उसके पास न्यूक्लियस वगैरह तो नहीं होता है ना? क्या होती है? न्यूक्लियस थोड़ा ना होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। हाँ, तो बैक्टीरिया के पास कौन सा न्यूक्लियस होता है? हाँ सर, नहीं होता है फिर सर, तो मतलब न्यूक्लियस, बैक्टीरिया की तरह। मतलब अगर डीएनए को रेप्लिकेट करना तो उसको न्यूक्लियस जोड़ता है, ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं सर, हाँ। नहीं सर। और पूछो भाई रणदीप। भाई इतने बच्चे, एक ही बच्चा डाउट पूछेगा क्या? एक दो बच्चे डाउट पूछेंगे, बाकी लोगों को नहीं, बाकी लोगों को समझ आ गया क्या सब कुछ? मैं पूछ लूं? यस सर, आ गए। आ गया, अच्छा। अभिषेक, Yes, sir. अभिषेक सर यही वाला स्कूल वालों ने पढ़ाया था, बिल्कुल सेम। क्या पढ़ाया था स्कूल वालों ने? सर यही सेम पढ़ाया था स्कूल वालों ने। नहीं, क्या सेम पढ़ाया था? समझा नहीं मैं आपकी बात को, क्या? सर ये जो आप अभी पढ़ा रहे हो ना, हाँ हाँ सर वही सेम वहाँ स्कूल में भी पढ़ाया है, लिखवा के। हाँ बेटा, सेम ही तो पढ़ाएंगे, कोर्स भी तो सेम ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, या नहीं? यस सर, सर सेम ही पढ़ा रहे हो, इसलिए समझ में आ रहा है। अच्छा, इसलिए समझ आ गया। सर हाँ लावण्या बोलो। सर इनहेरिटेबल म्यूटेशन मॉर्फिज्म एक बार, पॉलीमॉर्फिज्म एक बार समझा दीजिए। इनहेरिटेबल म्यूटेशंस वो होती हैं जो आगे चली जाती हैं, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में चली जाती हैं, ठीक है। जैसे कि एक इंसान है, जैसे कि क्या है, एक इंसान है, उसमें उसके जो बॉडी की कुछ सेल्स हैं वो क्या कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है। क्या कर रहा है वो, बोलो? म्यूटेट, म्यूटेट कर रहा है, और इस वजह से वो क्या हो गया, कैंसर हो गया। क्या हो गया उसको? Cancer. कैंसर। अब जो उसका बच्चा पैदा होगा, क्या उसको भी कैंसर होगा? नो सर सर। जरूरी नहीं है। नहीं है, नहीं होगा कैंसर। क्यों? क्योंकि वो जो म्यूटेशन थी वो म्यूटेशन इनहेरिटेबल नहीं नहीं जी, थी। नहीं थी। समझे मेरी बात को? तो कैंसर उसको नहीं होगा। नहीं हो पर अगर वही म्यूटेशन उसके जर्म सेल में आ जाती, कहाँ पर आ जाती है, उसके गैमीट्स में, कहाँ हो जाती है, उसके जर्म सेल में, Gametes गैमीट्स में। में जाती, तो क्या वो म्यूटेशन इनहेरिटेबल होती? Yes, sir. होती, ठीक है। तो उसको कहता हूँ क्या मैं, इनहेरिटेबल म्यूटेशन। ये वाली बात क्लियर है? Yes, यस सर। ठीक है, देखो सीक्वेंस है ए ए ए जी जी ए ए ए जी जी ए ए ए जी जी, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना, लिखता मेरा सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पक्का? ठीक है, ये है दादाजी। कौन है ये? दादाजी। दादाजी। दादाजी के दो बच्चे होते हैं। कौन बच्चे होते हैं? कितने बच्चे होते हैं? दो। तो एक पापा और एक चाचा। चाचा। पक्का? हाँ जी भाई। ठीक है। अच्छा, पापा बड़े हैं। क्या है? पापा बड़े हैं। बड़े हैं। बड़े ये हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये पहले पैदा हुए होंगे और चाचा जी बाद में पैदा हुए होंगे। हाँ या हाँ नहीं? जी भैया। है ना? इसमें कोई किसी को डाउट आउट तो नहीं है? नहीं भैया। जब पापा पैदा हुए होंगे तो रिप्रोडक्शन एक अलग टाइम पे हुई होगी। यस सर। हाँ जब जी चाचा पैदा हुए होंगे रिप्रोडक्शन अलग टाइम पे हुई होगी। अबे हाँ Yes. यार, हाँ जी भैया। चाचा और पापा में 2 साल का फर्क है। तो पापा में जो रिप्रोडक्शन है, पापा का जो रिप्रोडक्शन है, पापा जो रिप्रोड्यूस हुए हैं वो चाचा से 2 साल पहले हुए होंगे। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ जी सर। भैया। ऑब्वियसली बात है कि इस टाइम पर एक अलग स्पर्म की जरूरत पड़ी होगी और एक इस टाइम पर एक
अलग स्पर्म बना होगा। हाँ जी हाँ, भैया। आसान भाषा में समझ रहे हो, ठीक है। हाँ अच्छा, तो जब ये बना होगा तो एक अलग मेयोसिस हुई होगी, यहाँ पर एक अलग मेयोसिस हुई होगी, हाँ जी भैया। एक अलग रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, एक अलग रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, हाँ जी भैया। ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब पापा के लिए जर्म सेल बन रहा था, स्पर्म बन रहा था, तो इस जगह पे म्यूटेशन आ गई और सीक्वेंस बना ए TGG G, ठीक है। और बाकी तो सब सेम था, A GGG A GG। पक्का? अरे बोलो हाँ ना। हाँ जी भैया। यस सर। अच्छा, और बाकी कहीं भी कोई म्यूटेशन नहीं हुई, और बाकी कहीं पर भी कोई म्यूटेशन, तो बोलो नहीं हुई। पर चाचा जी के टाइम पे कोई म्यूटेशन हुई नहीं, समझ रहे बात को। अब चाचा जी के टाइम पर जो डीएनए था ज्यादा लिखा, वो एज इट इज चाचा जी के चला गया विदाउट एनी म्यूटेशन। तो सीक्वेंस है A GGG A GGG A GGG। समझ रहे बात को। और पूरा डीएनए क्या है, सेम है। क्या है पूरा का पूरा डीएनए सेम, सेम है। सेम है। ठीक है। अब आप मुझे बात बताओ कि अगर पापा का डीएनए और चाचा के डीएनए को अगर मैं कंपेयर करूंगा, क्या करूंगा मैं, कंपेयर करूंगा, कंपेयर कर। ठीक है। तो मुझे दोनों का डीएनए सेम नजर आएगा या अलग अलग नजर आएगा? अलग अलग। अलग अलग। क्या नजर आएगा? अलग अलग। अलग अलग अलग। अरे है तो एक ही डीएनए ना, अरे है तो एक ही हाँ जी डीएनए भैया। यस सर। क्या? अरे यस किसका? सर। ग्रैंड पेरेंट्स। अंग्रेजी नहीं, किसका? दादाजी। दादाजी। है तो एक ही ना, पर अगले जनरेशन जाने के बाद क्या है, इसके दो फॉर्म्स क्रिएट हो गए। कितने फॉर्म्स क्रिएट हो गए? दो फॉर्म्स। दो। एक में, और फर्क सिर्फ इतना है कि एक में यहाँ पे टी है और एक में यहाँ पे टी नहीं है। नहीं है। डीएनए के दो फॉर्म्स हो गए, जो कहता हूँ मैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो बोलो मैं क्या कहता हूँ इसको? डीएनए DNA पॉलीमॉर्फिज्म। polymorphism. डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, लावण्य दूसरी बात क्लियर हो गई, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। यस सर। Existence of same DNA into two different forms is known as polymorphism. समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? यस सर। एक जगह पे टी है, एक जगह पे टी बोलो नहीं है। पक्का, ठीक है। अच्छा, ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है किस वजह से आ रहा है, इस पे बात कर लेते हैं। मैं क्या पॉइंट म्यूटेशन। 3.3 into 10 raised to power 9 बिलियन बेस पेयर है, सॉरी 3.3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर जो है वो बिल्कुल सेम है, सिवाय किसके? सिवाय एक के। एक के। हाँ या ना? तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म आया है, क्या है ये जो, बोलो बोलो पॉलीमॉर्फिज्म आया है। किसकी वजह से आया है? ये आया है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? एक बेस पेयर में एक चेंज base होने pair की। first. एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से, जिसको कहता हूं क्या मैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या SNP। क्या कहता हूं मैं इसको? SNP। तीनों बातें क्लियर हो गई लावण्य? Yes sir. यस सर। पक्का? हाँ सर। आप भाभी अब आप पूछोगे, पूछोगे। सर मैं पूछ लूं? लड़की का जवाब पूछ लेते हैं मैं, नहीं सर. किसी लड़की की सर सर मैं बोल रही थी। अच्छा हाँ बोलो भाई, फिर अनशन से सवाल लेते हैं, बोलो। सर मैं ये बोल रही थी सर, ये हमेशा पैटर्नल साइड से ही चेंजेस होते हैं, मैटर्नल साइड से भी जीन के चेंजेस हो सकते हैं अरे सर? क्योंकि आप एग्जांपल ठीक है, हमेशा ऐसे सुनो, सुनो। देते हो। अब देखो, ये है दादी जी, ठीक है, ये है मम्मी जी, और ये है मासी, कौन है ये? ठीक है। और जो समझाया ना सिर्फ नाम चेंज, भैया ऊपर नानी जी होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? सर अरे नानी है ना? जितना चाहिए. भैया ऊपर नानी जी होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? दादी की जगह नानी आएगी। अरे यार इतने टेक्निकल है तुम लोग। सर टेक्निकल. भैया पर ये तो फिर गलत बन जाएगा ना। अबे ये बताओ, समझ आया डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है? हाँ जी हाँ भैया। सर. घर घर की रिश्ते संभाल रहे हो तुम लोग, हैं? बायोलॉजी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रही, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्लियर? हाँ अनस, Yes, sir. अब आप पूछ लो। सर मुझे ये पूछना था कि जो एक सेकंड सर. हाँ हाँ सर बस तो सर जो रिपीटेटिव डीएनए होता है इसमें अगर इसमें कोई ऐसा चेंज आ सकता है कि ये फंक्शनल डीएनए बन जाए, टैंडम रिपीट के अंदर कोई ऐसा बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सर सकता है। फंक्शनल डीएनए बन के कोई जीन बन जाए, किसी प्रोटीन के लिए कोड करने लगे? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे डीएनए में से सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट क्या करता है, काम करता है। 98% रिपीटेटिव पार्टी है या नॉन फंक्शनल पार्टी है, ठीक है।
तो ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम में ये 98% पार्ट में से थोड़ा बात 1-2% और हिस्सा क्या करेगा, या 3% हिस्सा कोड करने लग जाएगा, ऐसा माना जाता है। सर अब मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम है कि क्रोमोसोम भाई में देखो, एक कहानियां मत सुनाओ, ठीक है, कहानी वाले सवाल मत पूछो, कोई कॉन्सेप्ट से डाउट है तो पूछो आप मेरे से। सर भैया एप्लीकेशन ऑफ फिंगरप्रिंटिंग में लास्ट पॉइंट था आपके वाले नोट्स में कि इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड आल्सो इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसका क्या मतलब है, मेरे को नहीं समझ आया। इसका मतलब ये है कि जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम्स के पैटर्न को समझते हैं, क्रोमोसोम्स में अलग अलग जीन के को समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि भैया क्रोमोसोम नंबर 16 पे अगर हम वीएनटीआर चेक करें, क्या करें, क्रोमोसोम नंबर 16 पे अगर हम वीएनटीआर चेक करेंगे तो 15 वीएनटीआर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 15, ठीक है। और अगर मैं सेम उसी लोकेशन पे चिंपांजी के अंदर चेक करूंगा, उसके क्रोमोसोम नंबर कितने पे, सेम क्रोमोसोम पे सेम लोकेशन में चेक करूंगा तो वहां पे कितने आएंगे? 15 आएंगे। तो इससे मुझे क्या पता चलता है? सेम है मेरे पास जो क्रोमोसोम है और चिंपांजी के पास जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम सेम है। लगभग क्या है, उसमें डीएनए क्या है, सेम है। समझ रहे मेरी बात को? तो उसे क्या पता चलता है कि हमारा डीएनए और चिंपांजी का डीएनए क्या है, कहीं ना कहीं सेम है, सेम तो है कहेंगे, पर सिमिलर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कहीं ना कहीं सिमिलर है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बोलो Yes, हाँ, sir. ठीक है। तो बेसिकली Yes, sir. भैया इसमें ह्यूमंस को चिंपैंजी या किसी और एनिमल से कंपेयर करते हैं या Compare फ्री करने के लिए एग्जांपल था? ना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को चेक करने, ठीक है। सर आप एक बार अनट्रांसलेटेड रीजंस बता दो। बेटा एक मिनट रोको, इनके तीन का डाउट क्लियर कर दूं। अगर सर कोई किसी में पूछता है कि भैया एक बात बताओ कि ह्यूमन का क्लोज रिलेटिव कौन है, टाइगर है या चिंपांजी है, तो कैसे बोलोगे? चिंपैंजी। एप सर। चिंपांजी। अरे प्रूफ कैसे करोगे बताओ? सर टैंडम रिपीट क्या सर, मतलब शक्ल डीएनए मिला लेंगे, अनश ये कह रहे हैं शक्ल मिला लेंगे, हैं? नहीं नहीं सर। भैया, लेकिन मेरी शक्ल मैच नहीं करे, सर फिजियोलॉजिकल चीज भैया देख के भी तो कर सकते हैं। तो ठीक है। इसके लिए करेंगे, इसके लिए मान लो हम ले लेंगे 3 क्रोमोसोम हमने सेट कर लिए, क्रोमोसोम नंबर 3 ले लिया, क्रोमोसोम नंबर 7 ले लिया और क्रोमोसोम नंबर 12 ले लिया, ठीक है। इसमें हमने देखा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, सेम लोकेशंस पे, इसमें भी और इसमें भी हम क्या करेंगे, हम वीएनटीआर चेक करेंगे। तो ह्यूमन में वीएनटीआर आ रहे हैं, मान लो 2013 पे 4 आ रहे हैं, इसमें 7 आ रहे हैं और इसमें 4 आ रहे हैं, ठीक है। क्रोमोसोम 7 में मानेंगे तो इसमें मान लो कितने आ रहे हैं, इसमें 7 पे सॉरी 13 क्रोमोसोम 3 पे 4 आ रहे हैं ह्यूमंस में, टाइगर में 7 आ रहे हैं, और कर लो 8 बराबर और इसमें 4 आ रहे हैं, ठीक है। 7वें क्रोमोसोम में चेक करेंगे तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं 2, टाइगर में आ रहे हैं 12 और यहाँ पर आ रहे हैं 3। कितने आ रहे हैं? 3, ठीक है। क्रोमोसोम 12 में चेक करेंगे तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं से 13, यहाँ पर आ रहे हैं कितने 5 और यहाँ पर आ रहे हैं कितने 13। मान लो 11, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसे क्या पता चल रहा है, चिंपैंजी क्लोज रिलेटिव हम होगा किससे ह्यूमन मिलते जुलते ज्यादा हैं, टाइगर से चिंपांजी से? चिंपैंजी। चिंपैंजी। तो चिंपांजी इज मोर रिलेटिव is relatively more closer to humans as compared to the tiger, ठीक है। पर अगर मैं हाइट चेक करूंगा टाइगर का और कंगारू का तो मैं किसके पास आऊंगा ज्यादा? सर कैंगरू को होगा ना। बेटा आपकी बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये तो चेक करना पड़ेगा, टाइगर। ये तो चेक करना पड़ेगा। नहीं सर- टाइगर के पास आएंगे, इडियट्स कैसे यस बात सर, करोगे? टाइगर के सर पास माउस है भैया सर। कैसे टाइगर के पास आएंगे? सर माउस फैमिली का है सर कैंगरू, है ना सर? तब आप ये कह रहे हो कि ह्यूमंस भी वैसे ही अपने पेट पे बच्चे को रख के पालते हैं पाउच के अंदर, जैसे कंगारू पालता है, कह रहे हो आप?
नो सर, मतलब माउस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि अरे उनका नहीं, जीन देखो हमसे क्लास ही मिलता अलग है है। थोड़ा। नहीं, यू आर रॉन्ग। ठीक है, क्लास अलग है। कंगारू एक अलग क्लास को बिलोंग करता है, मार्सुपियल्स को। ठीक है, एक्निडा और प्लेटिपस एक अलग क्लास को बिलोंग करते हैं क्योंकि वो दोनों एग ले करते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी मैमल्स हैं वो एक अलग क्लास को बिलोंग करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ जी ओके। भैया। ठीक है। हाँ भाई, भाविका आप कुछ पूछ रहे थे। भैया एक और डाउट था। अभी रुको, पहले भाई सबको मौका मिलना चाहिए। भाविका पूछो। सर अनट्रांसलेटेड रीजन्स एक बार एक्सप्लेन कर दो। अनट्रांसलेटेड रीजन्स। हाँ भाई, कौन बताया क्या होता है अनट्रांसलेटेड रीजन्स? अबे बताओ सर वरिशा, व्हाट आर यूटीआर्स? VNTRs को कहते हैं सर अनट्रांसलेटेड रीजन्स। वो रिपीट करते रहते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं ताकि खींच के रिपीट करते रहते हैं। सर रिपीट तो करते हैं। गलत बता रहे हैं, इनकी बात मत सुनना। हाँ हर्षनी, आप बताओ। अभिषेक, आशीष, कौन है क्लास में? अक्षित। सर रिपीट कुछ नहीं करते भाई। सर वो ट्रांसलेट नहीं करते हैं सर। जो mRNA होते हैं उनके पास जो एडिशनल सीक्वेंस होते हैं सर, वो जो ट्रांसलेटेड नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं। क्या बोल रहे हो लावण्य? ऐसे लिखोगे पेपर में डेफिनेशन? सर सर बोलो अनट्रांसलेटेड डेफिनेशन। पार्ट ऑफ DNA। ये 5 सर सुनो सर द स्टार्ट इंट्रॉन्स कोडॉन। होता है क्या? सुनो, mRNA में बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 ऐसे ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं, पर इनिशिएशन कोडॉन जो होता है AUG और स्टॉप कोडॉन जो होता है UUA या सॉरी UAA या UU या उल्लू आया UAA UAG। या उल्लू आया क्या? इन तीनों के बाद कोई भी सीक्वेंस प्रेजेंट हो, ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला जो रीजन होगा, दिस रीजन विल बी नोन एज, क्या कहलाएगा बोलो? अनट्रांसलेटेड। 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 ठीक है, द रीजन तो ऑफ होता क्या है? mRNA present before the initial codon and after the stop स्टॉप codon कोडॉन। called as untranslated region because it never translates or converted into the protein. हाँ, अब पूछो हमें आगे करें। सर तो इनका यूज क्या है? यूज क्या है? ठीक है, राइबोसोम। लिख तो नहीं रहा, मैं उस में मेंशन कर रहा हूँ अपना। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि भैया AUG सबसे पहले आ जाए, एक बात तो ये हो सकती है। हाँ यार, उसके बाद में सारे कोडॉन्स आए तो क्या होगा उसमें, ये फिर आगे कहीं यहाँ पे लगेगा, ऐसे करके लगेगा, ये कभी अटैच कर पाएगा ऐसे करके नहीं। और इफेक्टिव ट्रांसलेशन के लिए इसको रखा जाता है ऐसे, इसके पहले भी कुछ सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये अच्छी तरह से इस पे लग जाए, चिपक जाए, स्टिक कर जाए छोटे वाले पार्ट पे। ठीक है, इसलिए इसको कहीं पर, इसको बिल्कुल कॉर्नर में रखना, रख के इसको कॉर्नर थोड़ा सा हटा के टुवर्ड्स द सेंटर पोजीशन दी जाती है इसको। समझे मेरी बात को? ठीक है, फॉर द इफेक्टिव ट्रांसलेशन। ठीक है, और पूछो। यस सर, एक और डाउट है। पूछो। हाँ, सर यहाँ पे 28S 18S और 5.8S लिखा था ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। इनका मीनिंग क्या है सर? ये पूरी एक लाइन है। पूरी लाइन है सर एक पूरा पैराग्राफ सा है, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा, बोलो क्या? अपन लोग फिगर भी पढ़ा होमवर्क में, होमवर्क क्या होगा डाउट्स में, ठीक है ना? सर उसमें लिखा है इन यूकेरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, तो उसके अंदर वो है। हाँ भाई, कौन बता रहा है भाई? ये पूछ रही है कि 28S 13S 15S 5.8S 5S ये क्या होता है?
यस सर सेडबैक यूनिट होती है ये। अच्छा सर नहीं होती। हाँ बताओ बताओ, बोलो पूरा बोलो भाई, जरूर थोड़ी हमारे गलत बोलो कि आप कभी कभी सही भी बोलते हो, बोलो। सेडबैक यूनिट होती है, राइबोसोम्स को देखते हैं इससे। देखो भाई सुनो ये बात, एक्चुअली एस है ना, एस ये एक यूनिट होती है। अब आप कभी एग्जाम में ढंग से बैठोगे पढ़ाऊंगा आपको तो एग्जाम टाइम में सेडबैक कोएफिशिएंट या सेडिमेंटेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको, ठीक है। ये बेसिकली यूज होती है इसके लिए आरएनए के, इसके लिए यूज होती है आरएनए, समझ रहे हो ये बात को, ठीक है। कि ये आरएनए जो है इसमें किस टाइप का, मतलब ये आरएनए किस लेवल तक सेडिमेंट करता है, ठीक है। जितना भारी होगा उतना नीचे तक जाएगा, उतना ज्यादा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होगा इसका, ठीक है। अभी क्या है आपने क्या पढ़ना है, क्या समझना है इसको आप ये समझ लो कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, तीन टाइप के हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग टाइप के आरएनए बनाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी इसमें टाइप 2 वाला है, तो ये बनाता है हमारे पास कौन, ये बनाता है हमारे पास एमआरएनए, क्या बनाता है हमारे पास, ये बनाता है एमआरएनए। टाइप 3 हमारे पास बनाता है टीआरएनए और टाइप 1 हमारे पास बनाता है आरआरएनए। बस आप अभी के लिए इतना याद रखो, ठीक है। तो आपका काम बन जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। फिर राइबोसोम हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, 80S 70S, उसके सब यूनिट्स होते हैं, वो लंबा खींच जाएगा। मेमेलियन राइबोसोम 55S का होता है, लेकिन अब प्लास्टिक का राइबोसोम अलग टाइप का होता है, तो दैट विल गो अलोंग, ठीक है। सो हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप बस इतना पढ़ लो उसको, ठीक। ओके सर। हाँ सर और इसमें फिर एचएनआरएनए भी है, ये क्या होता है क्या होता है, सर? हेटेरोन्यूक्लियर एचएनआरएनए आरएनए। जब डीएनए से आरएनए बनकर निकलता है ना, ठीक है, तो इस आरएनए के पास क्या होता है, इस आरएनए के पास इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं। क्या होते हैं, इंट्रॉन एक्सट्रॉन। तो इस आरएनए को हम बोलते हैं एचएनआरएनए। क्या बोलते हैं इसको, एचएनआरएनए। इसका फुल फॉर्म होता है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। क्या फुल फॉर्म होता है इसका, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। इसको बुक्स में हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बोला गया। हेटेरोजीनस इसलिए क्योंकि इसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों प्रेजेंट हैं, और न्यूक्लियर इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस का बंध है, ठीक है। सर इसका स्प्लाइसिंग के बाद एमआरएनए बन जाता है ना। स्प्लाइसिंग बाद का मारने के, ठीक सर। और ये जो आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया था सर, उसमें ये सेडिमेंटेशन का समझ नहीं आया सर। डीएनए का सेडिमेंटेशन वो क्यों हो रहा है, अलग क्यों हो रहा है? लास्ट क्लास में थे ना, हाँ सर मैं था। लास्ट क्लास में। यस सर। अच्छा तो मुझे बताओ फिर, मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा जेल बताया था कि कौन सा जेल हम यूज करते हैं? सर नाइट्रोसेलुलोज। शाबाश, नाइट्रोसेलुलोज जेल है। नहीं सर, ये तो वो है शीट है जिस पे रखते हैं। हाँ तो क्या सर यूज मुझे करते हैं? नहीं याद है। नहीं याद है ना, पढ़ाया सर था ना वैसे। नहीं सर, लिखा नहीं है सर मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, यूज करते ही नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको जेल इलेक्ट्रोज पढ़ाया ही नहीं है, इसलिए लिखवा के छुड़वा रखा, ठीक है। और बोला था कि मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। पहली बात तो आप क्लास में नहीं थे, ठीक है। दूसरी बात सर आप मैं झूठ बोल रहे हो, ऐसा मत करो यार, ठीक है, ठीक है। पॉलीग्राफी होती है ना, पॉलीग्राफी जानते हैं, पॉलीग्राफी किसको कहते हैं? पॉलीग्राफी, यस सर। पॉलीग्राफी को मैं, मेरा नाम सबसे पहले लिखा जाता था पॉलीग्राफी में। जब होता था ना कि पॉलीग्राफी की टीम चाहिए, कोर्ट ने लिख के दिया पॉलीग्राफी करवानी है इस क्रिमिनल की, तो मेरा नाम जाता था सबसे पहले। पॉलीग्राफी को आसान भाषा में कहते हैं लाई डिटेक्शन, समझ आ रही है बात? अच्छा सर, वो लाई डिटेक्टर वाला। हाँ तो ऐसा मत करा करो, झूठ मत बोला करो मेरे सामने, ठीक है। चलो और सर बताओ। शक्ल नहीं दिख रही, आप कैसे भैया कैसे पता करोगे? हाँ और बताओ। भैया ये मेथड्स जो हमने पढ़े थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था, तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते, तो इससे फ्रेगमेंट्स डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएंगे डीएनए के? नहीं डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आप तभी बात करें जब हम बायोटेक्नोलॉजी में चले जाएं, ठीक है। वरना फिर आपको कैथोड एनोड समझाना पड़ेगा, एगरोस जेल समझानी पड़ेगी,
वेल्स के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है ना, मोबिलिटी चार्ज पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, कैरियर एबिलिटी पढ़ानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सो डोंट गो टू दैट पार्ट, मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। ओके बाय भैया। ठीक है, चलो और पूछो। सर आपने RNA नहीं बताया। आर RNA ये क्या लिखा है? सर मतलब जब आप पढ़ा रहे थे वो प्रोटीन बनने का प्रोसेस, जानना तो चाहते कहाँ हो पे आप? होता है? जान लो भाई, वो सवाल वो पूछो ना जो कनेक्टेड सवाल है, ठीक है। पढ़ाने वाले मत पूछो। सर सपोज करो कि अगर मैं स्पेस में चला जाऊं, वहां जाके मेरे को एक एलियन मिल जाए, तो क्या उसके अंदर डीएनए होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दीस आर द नॉनसेंस क्वेश्चंस, ठीक है, दे आर नॉट रिलेवेंट एक्चुअली। आप कभी खाली बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ है नहीं करने के लिए, पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा, तब ऐसे सवाल हम एंटरटेन कर सकते हैं। बट कल एग्जाम है बच्चे का, ठीक है, हम कह रहे रिविजन कर लेते हैं, आप कह रहे सपोज करो ये हो जाएगा, डोंट डू दैट, ठीक है। आरएनए क्या होता है? आरएनए देखो भाई, ये सेल है, क्या है ये? दिस इज सेल, ठीक है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या कहता हूं मैं इसको, बोलो। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। या आप में से किसी ने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ रखा तो ढंग से सुन लो, ठीक है। न्यूक्लियोलस कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन ऑन स्ट्रक्चर नहीं है। ये ऐसा न्यूक्लियोलस होता है, इसमें क्या होते हैं? इसमें आरएनए, इसके बोलो, आरएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं। कितने फ्रेगमेंट्स होते हैं? आरएनए। आरएनए। ये आरएनए ही होता है, ये आरएनए ही होता है। पर इसको आरएनए क्यों बोल दिया गया है? इसको आरएनए इसलिए बोला गया है क्योंकि ना यहाँ पर कुछ प्रोटीन बॉडीज होती है। क्या होती है यहाँ पर? कुछ बोलो, प्रोटीन बॉडीज होती है, और ये इन प्रोटीन बॉडी के साथ रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के बाद ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं इसको आसान भाषा में? राइबोसोम। राइबोसोम। क्योंकि ये राइबोसोम बना रहा है, इसमें हम इसको आरएनए या राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है शालम? यस सर। क्लियर? हाँ सर चैप्टर 5 से पेडिग्री एनालिसिस एक बार बता दूं। सर एक बार चैप्टर 6 का डाउट ले लीजिए। पूछ लो भाई, पूछ लो। सर आपने ना एक बार वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में एक बार आपने कराया था हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। आपने बोलता कि जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो डेंसली पैक्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। हाँ सर। हाँ। सर तो ये तो न्यूक्लियोलस में ही होगा ना? क्या होता है? न्यूक्लियोलस में होता है ना सर ये? क्या बोल रहे हो यार, मैं बोल रहा हूँ। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि न्यूक्लियोलस के अंदर होता है ना सर ये इस फॉर्म में? कौन? सर ये हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के फॉर्म में। यार ये कितना इडियोटिक क्वेश्चन है। कैन यू नहीं सर, और अपने आप से पूछो, क्या पूछ रहे हो आप? अपने आप से पूछो, और अपने आप से पूछो क्या पूछा है आपने लोग। हाँ सर, ये तो समझ में आया, इडियोटिक क्वेश्चन है सर, लेकिन इसमें जो हेटेरोक्रोमेटिन होगा वो टैंडम रिपीट होगा क्या? क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। अब आपने सवाल अपना चेंज कर दिया, ठीक है। पहला सवाल इन्होंने मेरे से क्या पूछा कि न्यूक्लियोलस के अंदर हेटेरोक्रोमेटिन होता है, ये सवाल था इनका, है ना। I will rather say that you are an idiot because न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए है, ना कि डीएनए। पहली बात तो ये, ठीक है। जब इनको अपनी बात का एहसास हुआ तो उन्होंने सवाल को चेंज कर दिया। उन्होंने बोला ये कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन न्यूक्लियस से हट गए, फिर ये चले गए कहाँ पर? अमश किस पे चले गए फिर आप? सर हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो टैंडम हेटेरोक्रोमेटिन जो रिपीट है बना। उसका मेजॉरिटी पार्ट रिपीटेड डीएनए, ठीक है। ठीक है, मन में जो भी आ जा रहा है यार वो मत पूछो, ऐसे मत करो, ठीक है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अपने आप से पूछ लो एक बार कि आप क्या बोल रहे हो। क्या मैं इस लेवल का आपको पढ़ाता हूँ क्या आप ये बोलोगे कि हेटेरोक्रोमेटिन न्यूक्लियोलस के अंदर है? अगर आप इस लेवल की सोच रख, मतलब इस लेवल तक अगर आप पढ़ रहे हो ना, घर जाके तो आप पढ़ते नहीं हो, मतलब क्लास कहाँ पढ़ते हो वैसे भी आप, ठीक है। अनश प्लीज किसी को बताना क्या मेरे पास मेरे से पढ़ते हो या मेरे से आप कोचिंग ले रहे हो या मेरे से आप 12th के लिए पढ़ते हो, ठीक है। और मैं समझता हूँ मैं गलती कर दूंगा कि मैं आपको सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस में ले लूंगा, अगर आप ये बोल रहे हो कि न्यूक्लियोलस के अंदर हेटेरोक्रोमेटिन है। चलो भाई और पूछो, चैप्टर 6 से डाउट है तो।
हाँ, सर NHC क्या होता था? डोंट आस्क मी क्वेश्चन प्लीज अनश, योर टाइम इज ओवर। आगे लोग पूछे भाई, सर आगे पढ़ा दो थोड़ा सा। आगे करें, ठीक है ना। हाँ, चैप्टर 5 से डाउट आ रहा था एक बच्ची को, पूछो भाई। सर पेडिग्री एनालिसिस। कैटेगरी एनालिसिस क्या समझ नहीं आता? कैटेगरी एनालिसिस की कैटेगरी एनालिसिस बहुत बड़ा टॉपिक है, ये पूरा समझना है या उसका कोई टॉपिक समझना है आपको? सर उसमें क्वेश्चन गिवन होता है ना कि अब क्या होगा, ये कौन सा है, ऑटोसोमल है, उस पर डिफिकल्टी हो जाती है। चलो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखो आप, ठीक है, देखो जरा, नजर आ रहा है ये तो बेसिक तो पता है ना, मेल फीमेल, ये तो इतना इतना तो जान कर रखा है आपने। वेट अ मिनट, वेट ये ना कैमरा, ओके। तो देखो इसमें हमारे पास डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास? देखो डिसऑर्डर्स जो है ये नोट है, एक है हमारे पास ऑटोसोमल, ठीक है, और एक है हमारे पास एक्सलेंट। सेक्स। देखो ऑटोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्या होगा कि वो मेल या फीमेल दोनों में से किसी को भी हो जाएगा। अगर तो दोनों में से किसी को, कि दोनों में से मतलब मेल और फीमेल दोनों को हो रहा है, तो क्या कैसा डिसऑर्डर हो गया? वो हो गया ऑटोसोमल। क्या हो गया वो? ऑटोसोमल। ऑटोसोमल। पर अगर वो सिर्फ और सिर्फ किसमें हो रहा है? इसमें नजर आ रहा है फीमेल। मेल्स में, इसमें नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ फीमेल। मेल्स में, फीमेल्स में नहीं। फीमेल्स वाला फीमेल्स में नजर आते हैं डिसऑर्डर्स, बट हम जिसने जिस लेवल पे पढ़ाई करी है, हमने जिस कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक है, उसमें जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें नजर आते हैं मेल्स। मेल्स में नजर आते हैं, और फीमेल्स होती है वो कैरियर होती है। क्या होती है? फीमेल्स कैरियर। तो ऐसे डिसऑर्डर का क्या कहते हैं? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर या एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, क्योंकि इनका जो जीन होता है इसकी वजह से डिसऑर्डर होते हैं वो प्रेजेंट होता है यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम पे। कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो? बोलो। एक्स क्रोमोसोम। भाभी का क्लियर हो गया? एक बात क्लियर हो गई, यस तो पैसा तो चलेगा ये ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, यस सर। ठीक है। दूसरी बात, ये कैसे पता चलेगा कि वो डोमिनेंट है रिसेसिव? ठीक है, देखो जनरेशन स्किप नहीं करते। वो रिसेसिव नहीं देगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, बट डोमिनेंट दे दिया तो देखो आपको ये पता लगाना है कि वो रिसेसिव है कि नहीं है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर तो वो डिसऑर्डर आपको इस जनरेशन में नजर आ रहा है, पर इसके ऊपर वाली जनरेशन में प्रेजेंट, बोलो, नहीं है। नजर आ रहा है आपको वाली जनरेशन में डिसऑर्डर? नो सर। पर क्या इसमें नजर आ रहा है? यस सर। इसका मतलब क्या है? रिसेसिव है। ये इस जनरेशन में तो नहीं है, तो अपने आप को उसने छुपा रखा है, और वो चीज अपने आप को छुपा सकती है, वो क्या होती है? रिसेसिव। इस जनरेशन में नजर आ रहा है? नहीं पे। इस किसी भी जनरेशन में नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। नो सर। इस जनरेशन में नजर आ रहा है? हाँ यस जी पे। क्या हो गया? रिसेसिव। रिसेसिव। ठीक है, हाँ भाई Yes. क्लियर है? भाई का कर दो। Yes. भैया इसमें पेडिग्री एनालिसिस में वाई लिंक्ड क्या होता है? मतलब वाई लिंक्ड डिजीजेस या वाई लिंक्ड कैसे पता लगता है? मैम ने बताया था। देखो अगर वो एक्स लिंक्ड है, क्या है? अगर तो वो एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड है, तो मतलब वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है मदर से। कहाँ से आ रहा है वो? मदर से। तो मदर से, तो मदर के पास तो दो एक्स होते हैं ना? अरे हाँ यार, एक्स एक्स। हाँ जी सर। या तो वो इसमें जाएगा या वो इसमें नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। जैसे इसमें तो चला गया, और इसमें नहीं गया। नहीं गया। तो ये वाला जो वाई है ना, ये वाला जो मतलब इसके पास एक्स वाई होता है, इसको डिसऑर्डर नहीं होगा। पर अगर वो वाई लिंक्ड है, अगर क्या है वो वाई लिंक्ड है, तो भैया वो सारे के सारे बॉयज में होगा, सारे जेंट्स में। मतलब सर जैसे फादर से ट्रांसफर हुआ तो फादर वाई देता है। फादर ट्रांसफर हुआ है, और फादर के पास में एक एक्स होता है और एक वाई होता है,
और फादर तो अपने लड़के को हमेशा क्या ही देता है। वाई तो जी अगर वाई पे अगर दिक्कत है, वाई में अगर जीन है तो क्या करोगे आप? तो भाई वो जाएगा इस में सारे वाई। जाएगा। ठीक है, और पूछो कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन है, short stretches of DNA used to identify a complementary sequence in a sample are called. बेटा आवाज ही नहीं आ रही, दोबारा पढ़ो। सर अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। Short stretches of DNA used to identify complementary sequence in a sample are called. क्या कहते हैं भाई बताओ? सर probes होता है इसका आंसर? प्रोब बेस्ट आंसर। ओके आप सर। लास्ट क्लास में पहले मुझे बताओ भाई आप लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे? इंटरनेट मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं ना सर। वाला इशू मत बताना आप। हाँ सर मैंने एग्जाम्स चल रहा है, आपको मैंने मैसेज किया था सर, कॉल भी किया था। अच्छा भाई देखो यार क्लास ना मिस मत करो। देखो जैसे आज चलो आपके पास तो रिवीजन क्लासेस हो रही हैं, ठीक है ना, वैसे क्लासेस तो आपको सारी रिवीजन क्लासेस भी लेनी चाहिए, सभी को लेनी चाहिए रिवीजन क्लासेस, ठीक है। बट ठीक है अगर आपका एग्जाम है, कोई दिक्कत है तो आप कभी कभी चाहो तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बट यार आई वुड रेदर से कि आप क्लासेस को मिस ना करें, ठीक है ना, क्लासेस बहुत जरूरी है। चलो और बोलो भाई, और पूछे डाउट, किसी को क्या डाउट आ रहा है? चैतन्य है क्लास में? चैतन्य डाउट नहीं है कोई? शुभम, शालम, रितिका, वाओ। सर एक बार लैक ऑपरेंट बता दो। है क्या? लैक ऑपरेंट बता दो। लैक ओपेरॉन बता दूं? क्या डाउट है उसमें कुछ? सर उसमें वो जो डायग्राम दे रखा है वो समझ नहीं आ रहा। चलो बता देते हैं। वैसे आप बताओ, जब मैंने आपको लैक में पढ़ाया था तो लैक में पढ़ाई करी थी भूमिका? यस सर। भूमिका यस सर। क्लासेस में थी लैक ओपेरॉन की? क्लासेस की थी सर बट समझ नहीं आया। बेटा ऐसा हो नहीं सकता कि आपने क्लास अटेंड करी हो या आपने घर जाके पढ़ाई करी उसके बाद आपको समझ में आया हो। दो क्लासें पढ़ाएंगे ना लैक ओपेरॉन आप बहुत ही आराम से, बहुत ही तसल्ली बख्श। चलो देखो भाई, आ जाओ। ये तो पता है ना क्या होता है ये? यस सर। ठीक है भाई, मान लो लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, क्या प्रेजेंट नहीं है? लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। तो लैक्टोज प्रेजेंट हो या ना हो, आईजी को कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आईजी ने अपने एमआरएनए बनाएगी, एमआरएनए से अपना प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगा एमआरएनए से अपना? प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन जाएगा प्रोटीन कॉल्ड एज रिप्रेसर प्रोटीन कहलाता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन will go and bind with the operator से bind कर लेगा जाके ऑपरेटर से। अब ऑपरेटर से बाइंड कर गया तो क्या Z, Y और A जीन अपने अपने अंदर जाना पाएगी? नहीं भैया। नहीं सर। नो सर। मतलब कि नो एंजाइम। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? नहीं सर कुछ नहीं बात। अच्छी बात है, क्योंकि लैक्टोज है ना, समझ नहीं एनर्जी बिल्कुल ही मुझे। बस गैलेक्टो लैक्टोज वाज एब्सेंट। क्या था? लैक्टोज क्या था? एब्सेंट था। एब्सेंट। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो Yes, लैक्टोज भी एब्सेंट था और एंजाइम्स भी नहीं बनी। ये तो ये बहुत अच्छी बात है, आ जाना। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो कि लैक्टोज आ गया। क्या हो गया? लैक्टोज आ गया। ये वही देखते हैं। लैक्टोज आ गया। लैक्टोज के आने से क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आइजिन को तो आइजिन के एरिया हम तो अपना एमआरएनए बनाएंगे, हमारा एमआरएनए आगे आके रिप्रेसर प्रोटीन भी बनेगा। फिर बनेगा हमारा एमआरएनए आके रिप्रेसर प्रोटीन भी बनेगा। बट क्योंकि अब यहाँ पे लैक्टोज आ चुका है, कौन आ चुका है यहाँ पे? बोलो कौन आ चुका है? लैक्टोज। तो लैक्टोज विल बाइंड विद रिप्रेसर एंड मेक इट इनएक्टिव। क्या कर देगा उसको? ये इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव। क्या इनएक्टिव रिप्रेसर भूमिका बताओ ओपन जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जाएगा। अरे क्यों जाएगा भैया? इनएक्टिव हो गया है, वो इनएक्टिव हो गया है, अब नहीं जाएगा। भूमिका समझ आ रही है ओके बात? सर। यस सर। ठीक है,
चलो अब ओ पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो बाइंडिंग भी नहीं होगी, बाइंडिंग भी नहीं होगी तो क्या होगा, जेड वाई और ए जीन क्या करेंगे अपनी अपनी एंजाइम्स बनाएंगे। अपने अपने एंजाइम बनाएंगे। हाँ या ना? तो क्या एंजाइम यस सर। हाँ एंजाइम जरूरत थी, क्यों? क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट था। हाँ। दिस इज लैक ऑफ एडो। समझ आई बात? यस सर। चलो और पूछो कोई डाउट। सर टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम देखो भाई, भैया ये तो अभी सारे रिवाइज करने हैं ना, सिंड्रोम्स और डिजीजेस। ये अभी रिवीजन में होगा ना, 5th चैप्टर के रिवीजन में। 6th चैप्टर में ये जो सिंड्रोम्स और उसका डिजीजेस का। हाँ होगा होगा बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है चलो भाई, भाभी का बाकी सारे डाउट क्लियर हो गए ना आपके? यस सर। ठीक है चलो भाई, ठीक है देखो टर्नर सिंड्रोम बड़ा आसान है। अच्छा एक बात बताना, फ्राइडे कौन सा चैप्टर का टेस्ट है आपका? सेकंड। किसका टेस्ट है? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, वैसे तो मैं पढ़ने ही है, चलो सुन लो। नॉर्मल इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, हाँ या ना? 44 प्लस एक्स वाई या एक्स एक्स, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में जो इंडिविजुअल होता है ना, उसके पास 44 ए प्लस एक्स के साथ ना दूसरी चीज प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ, उसको कहता हूँ कि मैं 44 प्लस एक्स हो। समझ में मेरी बात को? ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना? तो इट इज द क्रायोटाइप ऑफ 45 क्रोमोसोम्स। अब क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम कम है, तो एक एक्स क्रोमोसोम के कम होने की वजह से क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम। कैरेक्टर्स कम होंगे। इनके पास क्या होता है, देयर ओवरीज आर रूडिमेंट्री। क्या होती है? रूडिमेंट्री होगी। रूडिमेंट्री होगी, रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री मतलब अंडर डेवलप, कुछ अंडर डेवलप नहीं है। नहीं होती। समझ आई मेरी बात? ठीक है, यस सर। so this is called as टर्नर सिंड्रोम। आसान है, बात मुश्किल है? सर आसान। सर तो ये जिनको टर्नर सिंड्रोम होता है फीमेल्स ही होती हैं या फीमेल्स भी? हाँ हाँ फीमेल ही होती है भाई। ओके। ठीक है चलो बढ़ जाए। हाँ जी भैया। चलो ठीक है। यस सर। अच्छा चैप्टर 5 की बैकअप किस किस को चाहिए आज, ये बताओ मेरे को। सर मुझे। सर आज होगी? आज ले लें, आप बताओ। भैया मर्जी है। मर्जी सर है। ले लो। अच्छा ठीक थोड़ा है, रिवाइज भी हो तो जाएगा। 1 मिनट वेट करो, बस 1 मिनट वेट करो। हेलो। यस सर। यस हाँ भाई बताओ, किस चीज को कौन कौन बैकअप करना चाहता है आज? सर भूमिका। भूमिका और समय। रितिका।